अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है Humayun Zeb Abbasi with 4 more kgs. With 4 more kgs. I have put on weight. अब now I'm उर्दू 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 में बात कर लेते हैं। मैंने अपना वज़न बढ़ा लिया जनाब, तकरीबन 80 केजी जो है, यानी 80 किलो मेरा वज़न जो है वो तकरीबन हो गया है आपकी दुआओं से। मैं जब अपने पुराना शो देखता हूँ 2 साल पहले का, तो मैं हैरत होती है। एक तो एनी वड्डी मुच्छें, ठीक है, एनी वड्डियाँ मुच्छां, एने बड़े बड़े बाल। मैंने इसको इतना अच्छा मशवरा दिया था जब फर्स्ट टाइम जो है हमारी थोड़ी बॉन्डिंग होना शुरू हुई थी, तो हुमायूं ने मुझे अपनी एक इवेंट की एक पिक्चर दिखाई थी। तो मैंने उस पर कहा था कि ये वाला हुमायूं हमें क्यों नहीं मिला, हमें ये हुमायूं क्यों मिला है। तो उसमें जो पिक्चर में जो हुमायूं के खदो खाल थे वो अब से काफी मैच करते हैं। अभी थोड़ी सी आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल स्ट्रेट बाल थे मेरे, और मेरी दाढ़ी बहुत कम थी, तो इसलिए बहुत बहुत ही हल्की सी दाढ़ी थी और बाल जो है वो स्ट्रेट थे और बड़ा अच्छा बॉय कट और बड़ा अच्छा वो था। तो मैंने कहा हमें ये हुमायूं क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों मिल गया। मुझे उस वक्त आप अच्छे लग नहीं रहे थे, दिख नहीं रहे थे। तो मुझे मेरे पीसीआर वाले कह रहे हैं कि आपका पहले वजन कितना था। आपको शायद यकीन ना आए, मेरा पहले वजन 67 केजी था। जी, आई वॉज अंडर वेट। मैं 67 केजी से 80 केजी पर आया हूँ। मैंने बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती आप लोग दे दे, पार्टी थ्रो कर दे। आज जो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग डिफरेंट देखो, लोग कितने होते हैं कि हुमायूं जो है वो अपना वजन बढ़ने पे खुश हो रहे हैं, मैं अपना वजन कम होने पे खुश हो रही हूँ कि हाँ 6 केजीज जो है वो मैंने कम किए। कुछ मेरा आफ्टर डिलीवरी जी 6 केजीज। 6 नहीं, 6 नहीं होता, 6 होता है। द वर्ड इज नॉट 6। यस, really? ये पीटीवी की करामत है यार, ये पीटीवी की। अच्छा, मैं जो है जब खदीजा पैदा हुई थी तो कुछ तो फौरन ही कम हो गया था, ज़ाहिर है फौरन ही कम हो जाता है बच्चे के बाद, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब नहीं, तुम पतली लग भी रही हो, तुम बहुत पतली लग भी रही हो। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा चब्बी लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है मैं कभी भी उतनी पतली नहीं हो सकती कि मैं चब्बी लगना खत्म हो जाए। नहीं, बट यू लुक गुड। अच्छा, मैं आपको आज के मौजू के बारे में बताता हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले भी हमारे शो में बात की थी और मैंने सोचा था कि इस मौजू पे जरूर बात करेंगे। वो है बातचीत कर लेना। कभी कभी आपकी किसी से खफकी हो जाती है, कभी कभी आप किसी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोगों से आपका तनाज़ा हो जाता है जो आपका और उनका उम्र का डिफरेंस होता है या मकाम का डिफरेंस होता है। फिर मुश्किल हो जाता है बात करना। आपको लगता है दूसरा मेरी बात समझेगा नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए, आप बात को शायद बात का तरीका तब्दील कर लें या बात का आप जो टोन है, अपने डेसिबल्स जब होते हैं ना स्पीकर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई भी गाना गाड़ी में सुनते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ सुनते हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं तेज़ डेसिबल। साथ आपके बंदा बैठा हुआ है, शायद वो आपकी बात बर्दाश्त ना कर पाए, आप डेसिबल थोड़े कम कर देते हैं, यानी वॉल्यूम यानी कि आवाज़ थोड़ी कम कर देते हैं। कुछ लोगों को तेज़ गाने बहुत पसंद होते हैं और कुछ लोगों को स्लो गाने बहुत पसंद होते हैं। इसका मतलब है हर किसी से बात करने का तरीका भी मुख्तलिफ होना चाहिए। ये बात मुझे मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। तनाज़ा अगर किसी से भी आपका है, या किसी से आप अनकंफर्टेबल है, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लग रही, आप यकीन मानिए बार बार मुकालमा करने से, बार बार उस बंदे से बात करने से और हर बार मुख्तलिफ अंदाज में बात करने से वो इंसान कभी ना कभी वो बात समझ जाता है। वो फ्रिक्वेंसी जिससे वो चीज़ कर रहा होता है कम हो जाती है। और अगर इसमें से कोई चीज़ भी नहीं होती, फिर जब आप फासला रखना शुरू, आप कहते हैं यार इस बंदे का नहीं होता, फिर आप फासला एक रखना शुरू कर देते और कम बात करते ताकि वो फासला मेंटेन रहे और वो जो इज्जत है वो भी मेंटेन रहे। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं इस बारे में, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो लोगों को ये बात शायद पता नहीं है कि आमने सामने बैठ के बात करने से मामले हल हो जाते हैं, या किसी को बता देने से कि आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही या मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है। हम लोग जो है ना तानों में बात करने की या बोलना, किसी को सुनाना, किसी को हम उस पे बिलीव रखते हैं। हमें किसी से भी कोई मसला होगा ना, हम उसको कहने की बजाय कहेंगे आय हाय, मतलब इस तरह के हम एक्सप्रेशंस देंगे कि उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा चढ़ेगा। अगर आपको उस बंदे की चीज से इतनी सी तकलीफ हुई है ना, तो आप मेक श्योर करोगे कि आप उसे इतनी तकलीफ दो। ट्रू, एक मैं मिसाल देती हूँ, उससे शायद ज़्यादा आप लोगों को पता लग जाएगा। हमारे एक जानने वाले मियाँ बीवी हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें एक दूसरे की जो टीवी देखने की वॉल्यूम है उससे मसला होता है। जो मर्द हैं, जो शौहर हैं, वो कहते हैं जी मैं ज़्यादा ऊंची सुनना पसंद करता हूँ, बीवी जो है वो कहती है मैं हल्की सुनना पसंद करती हूँ। और फिर बीवी एक जगह बैठी हुई बात कोट कर रही थी कि मेरा सर साई साई करता है, मेरे सर में दर्द होता है इतनी ऊंची ये सुनते हैं। तो उन्हीं के एक फैमिली मेम्बर ने कहा, और उन्होंने कहा कि जी मेरी अब उम्र हो चुकी है तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा टीवी जो है पसंद नहीं है। उन्हीं के एक फैमिली मेम्बर ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मसला आपको जवानी में भी था।
जवानी में भी जब हम लोग जो है वो ऊंचा टीवी या ऊंची चीज़ें सुनते थे, तो आपकी तबीयत कुछ इस किस्म की है कि आप हल्का सुनना पसंद करती हैं, तो आप उस टाइम भी कहती नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, बंद करो इसको। दुरुस्त। लेकिन एक दूसरे को ये बताने की बजाय वो हर जगह बैठकर ये बात करना ज्यादा पसंद करते हैं कि जी मुझे इनकी इस आदत से मसला है, मुझे इनकी इस आदत से मसला है। वो उनको डायरेक्टली, और जब भी क्या वो बात की है, एक दूसरे से बात करने से बेहतर आप 10 हर लोगों को बिठा के जगह करें। ऊंचा वो सुनेंगे तो वो की है? कहेंगे आए हाय सर में दर्द हो गया, क्या फजूल लगा हुआ है, कुछ अच्छा तो लगा हुआ नहीं है कि बंदा। अब हलीमा, आप उन्हें बोल दें कि ये एंड हलीमा, बुरा लगता है। पॉज, जो आपने बात की है, आप यही बात अगर आप दूसरे अंदाज में कर लें, कितना फर्क पड़ जाता है। आप कहते हैं कि यार ये जो लगा हुआ है मुझे लग रहा है मुनासिब नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तब्दील ना कर दें, कुछ और चेंज कर लेते, तब्दील ना कर दें। मतलब एक बात को तब्दील पर हमें क्या लगता है, ओह नहीं सर पे चला जाएगा, जरा मेरा रोब भी तो हो। मेरी जान ये बात याद रखिएगा, ऐसे कभी किसी का रोब नहीं होता। इज्जत जो है वो अल्लाह ताला आपको तब देता है जब उसे लगता है कि यू डिजर्व इट। तो ये जरा सोचिएगा इस बारे में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक और सुबह में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान। आप देख रहे हैं हुमायूं और हलीमा को। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कभी कभार किसी से बात कर लेने से मसले मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ सोसाइटी इस किस्म की है कि हम बात करने से ज़्यादा बात सुनाने पे फोकस करते हैं। हमें ये होता है कि हम इसको इस तरह से बात सुना के चले जाएंगे, बात करेंगे नहीं, और वो जो चीज़ है वो बहुत इंसान को लग जाती है। You know, there is a therapy जो बनी गाला में होती है, शनाज मिनल्ला कराती हैं, और मैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। मैं बड़ा खुश करूँ, वो शो पर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो 3 दिन आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, 3 दिन वहीं पे रहते 3 हैं। days वहीं रहते हैं, बट आप एक्टिविटीज करते हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। ये तो आपकी torture ट्रेनिंग नहीं है। होगा? मुझे भी टॉर्चरिंग है लगता है, ना? बट ये 3 दिन ट्रेनिंग है आप गुड लिस्नर बनने के लिए, ताकि आप गुड, और आप इशारों में कर सकते हैं कुछ चीज़। अच्छा। ठीक है, फिर आपको अंदाजा होता है एक तो अल्फाजों का, और आपको ये अंदाजा होता है कभी कभी अल्फाज जरूरत नहीं होते, आप किसी को बगैर Actions जो हैं कोई वही चीज समझा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो इवन ये कि मैं कल ही ये बात नोटिस करी थी कि मैं कमरा साफ कर रही थी, और मैं कमरे में साफ करते करते ना अपने आप से बातें करी थी कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये यूँ हुआ, और मैं ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। और मैंने कुछ देर बाद रियलाइज़ किया खदीजा मुझे इतने गौर से देख रही है कि यूँ देख रही है, फिर यूँ देख रही है, फिर यूँ देख रही है, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ देयर। तो फिर मैंने उसके साथ उसको देख देख के वो बातें करना शुरू करनी, कि मैंने आई कांटेक्ट उससे ऐसे किया कि जैसे मैं आपसे बात करी। लेकिन मेरा तो मेरे जैसे बंदे को अब आप कहो कि 3 दिन खामोश रहना है, तो मैं तो साइकोटिक सी हो जाऊंगी थोड़ी सी। खैर, लेकिन स्टिल दोबारा वही बात कहेंगे कि तरीका बदल लेने से बात करनी चाहिए, बात सुनानी नहीं चाहिए। हम जी अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इस बात की बहुत ज़रूरत है हम सबको समझने की कि हम पढ़ाई करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पढ़ाई को एक तो प्रैक्टिकल करने पे हम फोकस नहीं करते, ना ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से हमें प्रैक्टिकल सिखाती हैं, ना ही हम खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल देके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। हम जब मीडिया पढ़ रहे थे तो बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते थे कि किताबें ठीक है, ये बाकी कोर्सेज़ भी पढ़े, लेकिन हम इस कोर्स में इनको सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएंगे। और आज जब मैं इस फील्ड में मौजूद हूँ तो मुझे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ही काम आ रही हैं। मुझे वो पढ़ाई जो मैंने पढ़ा था, जो कोर्सेज़ मैंने पढ़े थे, वो मुझे काम नहीं आए। सेकेंडली ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी कुछ ना कुछ हमारी पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप्स करना शुरू हो गए थे। तो जिन लोगों ने इंटर्नशिप्स की वो जब तक हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई वो हमसे 2-3 स्टेप्स आगे थे। वो पहले ही किसी ना किसी टीवी चैनल पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और हमें जो है वो शुरू से इंटर्नशिप से जो है वो शुरू करना पड़ा। तो इसलिए टेक्निकल जो एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्स आना आपको कितने ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया अब कहाँ पहुँच गई है, और वहाँ पे स्किल्स में को ज़्यादा अहमियत दी जाती है आपकी डिग्री से। इसमें जो फ़र्क हैं वो भी उनके बारे में हम बात करेंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस है, इसीलिए उनको दावत दी है ताकि वो बेहतर तरीके से हमें समझा सके कि स्किल्स जो हैं वो अपनी किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से उनका ताल्लुक है, अभी गवर्नमेंट जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से उनका ताल्लुक है, टेफ्टा से भी उनका ताल्लुक है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये स्किल पे बहुत सारा काम करते हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे स्किल लर्निंग पे भी, और ना कि सिर्फ ये, हम एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड
इनसे बात करेंगे कि क्या चीज़ें इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली ज़रूरी है, ना कि सिर्फ योर स्किल्ड वर्क में क्या ज़रूरत है। आपकी मुलाकात करवाते हैं इंजीनियर मोहम्मद मुस्तफ़ा मसूद से। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम कैसे वालेकुम हैं जी, आप? कैसे हैं आप? Thank you very much. I'm good. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो कैसे? मच फॉर कमिंग। प्लीज आप प्लीज प्रिंसिपल भी हैं अभी उस गवर्नमेंट कॉलेज के, तो आपका एक बड़ा ईगल व्यू होगा जब आप आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। Thank you और very much. मैंने जब आपका प्रोफाइल मेरे साथ शेयर किया गया, जब मैंने देखा तो मैंने कहा दिस पर्सन हैज़ टू बी ऑन आवर शो, ये तो अब इनको बड़ा जल्द आना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you very much for calling me. अच्छा इंजीनियर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, एक तो सबसे पहला बड़ा मज़ेदार सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वैसे यूजुअली टॉपिक चल रहा होता है उसी वाले से करते, लेकिन आपसे मैंने कोई और सवाल करना है। मुझे बताएं, जो लोग पीएचडी कर लेते हैं, जो एमबीबीएस कर लेते हैं, उनके साथ डॉक्टर तो लगा देते हैं हम। ये अब मैंने देखा है कि जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं उनके साथ अब इंजीनियर मैंने देखना शुरू किया है। ये खुला तजाद नहीं है? I'd say कि जब भी सेंस आ जाए, it's good. देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त देर है। आए दुरुस्त है। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि जो डॉक्टर लगाना चाहिए वो सिर्फ पीएचडी PhD होल्डर्स को ही लगाना चाहिए। जो हम एमबीबीएस वालों को डॉक्टर कहते हैं वो सही नहीं है, वो गलतुल आम है, लेकिन हो इतना आम गया है कि अब सारे दैट इज वेरी डॉक्टर राइट, जो है क्योंकि वो कहना शुरू पीएचडी कर उन्होंने पूरे सब्जेक्ट में जी, 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 कंप्लीटली जी। की होती है। इंजीनियर साहब, एक तो चीज़ हम ये बताएं कि जो इंजीनियरिंग का स्कोप है पाकिस्तान में, उसका ग्राफ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ताल्लुक है इस एजुकेशन सेक्टर से, वो ग्राफ तेज़ी से ऊपर नहीं जाता। वो क्यों? अगर बात जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जाए, पढ़ तो रहे, ग्रेजुएट तो बहुत हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में हम इंजीनियर के लिए इतनी ज़्यादा जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? बेसिकली इंजीनियरिंग जो है वो शोबा, उसका ताल्लुक जो है वो डिज़ाइन से होता है. इट्स मोर अबाउट डिज़ाइन और डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. जो हम फैक्ट्रीज़ के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिज़ाइन की हुई चीज़ है, लेट्स से सिंपल, इसमें एक इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म है, उसको डिज़ाइन करना है और सारी चीज़ें, तो उसके जितने फ्लो रेट्स और सारा कुछ होता है, उसकी डिज़ाइन के लिए एक इंजीनियर होता है. पर ही इज़ नॉट स्पेसिफिकली देयर फॉर द अदर पर्पसेज, जिसमें ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है, जिसमें उसकी फिटिंग इन्वॉल्व होती है. ये सारी चीज़ें जो कि आई गेस इज़ ए मच बिगर पोर्शन देन इंजीनियरिंग. ये चीज़ें एक आम टेक्नीशियन का काम होता है करना. लेकिन मुस्तफ़ा साहब, मैं ब्रेक से आके आपसे पूछूंगा, अब इसे कपल कर दिया जाता है ऑपरेशनल के लिए एमबीए के साथ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ. अब वो मास्टर्स में करते हुए उन्हें पता होता है ओ देयर विल नो अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड फॉर इंजीनियरिंग, बड़ा कम स्पेस है, पूरी कंपनी में 2 इंजीनियर्स चाहिए होंगे, डिजाइन के लिए 3 चाहिए होंगे. फिर वो क्या करते हैं, उसे कपल कर देते मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, ताकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट कर सके. इस हवाले से पूछेंगे, कहीं मत जाएगा, साथ रहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, वेलकम बैक. आपको ये लगने लगा है कि आज सिर्फ हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. आज आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह, हमेशा से आप इस इंशाल्लाह. प्लेटफॉर्म से हम सब बहुत सीखते हैं और सीखने का अमल कभी भी रुकता नहीं है. क्यों इंजीनियर, जब आप चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, आप एडमिशन तो करा देते हैं, पर आपको पता है मार्केट में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह की है ही नहीं, तो इसको कपल किया जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से. क्या पहले ही डिग्री में, मैं सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, पहले ही इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं इनकलकेट कर दिए जाएं जिससे उनको वो करना ही ना पड़े, वो ऑपरेशन में भी जा सके और अगर जॉब दोनों में कर सके? बेसिकली इसके अंदर करिकुलम के जो इंजीनियरिंग में ये चीज़ें ऑलरेडी मैनेजमेंट की कुछ और इसके अलावा मार्केटिंग की भी और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. देर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द करिकुलम. इशू ये है कि जो मार्केट डिमांड या जिसे हम कहें उसके ऊपर आइसिंग डालने के लिए एक डिग्री एक्स्ट्रा जो है वो करने के लिए लोग प्रेफर करते हैं, और शायद वो समझते हैं कि इसके साथ जो है वो हमारा जो स्कोप है या इट्स इजीली हमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल जाएगी. तो it hasn't really got to do with whether those people जो engineers हैं they know this or not. They've already studied it, they know what it is, they can handle those things. It's just कि वो एक taboo बन गया है कि जी yes we have to do this and then आप बुरा probably तो नहीं बनाएंगे, मैं आपसे एक बात कहूँ बीच जी. में.
आप ज़्यादातर उर्दू में हमसे कीजिएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है, जो ज़्यादा मैथ Mass ऑडियंस audience जो है, है, वो वो उर्दू में उर्दू ज़्यादा को समझते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा, मुझे पता है मुश्किल होता है स्विच करना, अब तो इतनी आदत हो गई है, लेकिन एक सिर्फ ये I'll do दरख्वास्त है that. आपसे। I'll do बहुत that. I'll do शुक्रिया। that. I'll do that. अच्छा, मैं जो है ना वो थोड़ा सा पहले की बात करना चाह रही हूँ, जब बच्चे जो है वो एडमिशन ले रहे होते हैं। 2022 में मैंने खुद वो लिस्ट देखी जिसमें आया हुआ था कि सबसे मुश्किल डिग्रीज़ पूरी दुनिया में कौन कौन सी हैं, और उनमें जो फर्स्ट 5 डिग्रीज़ थी उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, कि बहुत मुश्किल डिग्री है, बहुत मुश्किल से करते हैं लोग। लेकिन हम जब बच्चा आता है और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को टिक करता है, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ को उनको नहीं समझाना चाहिए कि ये आप कर भी लेंगे तब भी हमारी मार्केट में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, आपको फिर आगे या तो कोई फर्दर इसमें डिग्री करनी पड़ेगी या फिर आपको स्विच करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। हम समझा क्यों नहीं पाते बच्चे को कि आप ये ना करें, या कोई और आप शायद इंजीनियरिंग कर लें तो वो शायद ज़्यादा आपको प्रोड्यूस तो बेहतर कर रहे हैं, but demand नहीं है। फ़ायदा Exactly. दे, क्योंकि वो इतनी मुश्किल डिग्री करने के बावजूद भी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जिनको जॉब्स नहीं है, जिनके There is पास। a production, हाँ, but there is no no demand. jobs। तो इसकी क्या रीज़न है? हम क्या समझा नहीं पाते हैं, या हमें लगता है कि ये And why electrical we're not engineering shutting down this degree? अगर नहीं है तो we should shut it हाँ, down. ख़त्म कर देना चाहिए इस प्रोग्राम को। आई टोटली एग्री विद दिस। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरा अपना जो ओपिनियन है, वो जो मेरा अपना एक अंदाज़ा है, उसमें ये है कि हमने जिस वक्त एक मशरूम ग्रोथ हुई यूनिवर्सिटीज़ की, तो वन ऑफ द ईजीएस्ट डिग्रीज़ जिसे हम कहते हैं टू इम्प्लीमेंट इन यूनिवर्सिटी और उसको एक डिपार्टमेंट बना देना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। जी जी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि इसके अंदर इसकी मैथमेटिकल बेस बहुत ज़्यादा है, जी। और इसकी मैथमेटिकल बेस होने के बाद जो इसकी एप्लीकेशन है वो उतनी समझ आने वाली नहीं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, आई मीन यू लुकिंग एट इट, एक बोर्ड है वहाँ पे, अब वो बोर्ड के पीछे कितना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, उसके पीछे कितनी मैथमेटिक्स लगी, कितने डिज़ाइन फीचर्स आए हुए हैं, कितना कुछ उसमें लगता है। इट टेक्स अ हेल ऑफ अ लॉट, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एक मेहनत रिक्वायर्ड होती है। एंड आई हैव बीन डूइंग दोज थिंग्स। मैं सिर्फ एकेडेमिया से नहीं रहा, मैं काम करता रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ कंपनियों में काम करता रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारे डिज़ाइन फीचर्स, उनकी प्रोग्रामिंग भी और सारा कुछ इंजीनियरिंग के अंदर होता ठीक है। पर अब उसमें इशू ये है कि जब ये मशरूम ग्रोथ हुई तो जिस चीज़ का ध्यान यहाँ आम तौर पे नहीं रखा जाता वो ये है प्लानिंग। अब प्लानिंग उन्होंने की कि हम यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बना देंगे, फर्स्ट एक वजह हो या दूसरी वजह हो, उनके जहन में था कि और इंजीनियरिंग हाई कॉस्ट डिग्री है, आप पैसा अच्छा कमा लेते हैं उससे, कमा भी लेते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लगाते वक्त जो लोगों के जहन में था कि उनके लिए वो एक किस्म की अपने लिए एक पैसा बनाने का ज़रिया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री को इसलिए उठाया कि लोगों के जहन में ये था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड जो है वो अगर बच्चा हमारा कर लेता है तो बहुत बड़ा इंसान बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सप्लाई उनको मिल रही थी, एक गलत आइडिया था लोगों के जहन में कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है तो इसलिए हम ये यूनिवर्सिटी चलाते हैं। और दूसरा उन्होंने प्लान नहीं किया कि हमें अगर 100 इंजीनियर्स चाहिए तो हमें 1000 इंजीनियर्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्लानिंग होती है बाकायदा। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे वापस आके पूछूंगा ये गैप है कहाँ पे, क्योंकि पिक्चर का दूसरी तरफ अगर रुख जो देखें वो बहुत मुख्तलिफ है। अगर बाहर देखें तो इमिग्रेशन भी आपकी इंजीनियर्स की ऐसे हो जाती है, बाहर बहुत डिमांड है, टेक्निकल काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत मैकेनिकल काम भी यहाँ पर हो रहा है। वेयर आर वी लैकिंग? क्या हम लेबर को इंपोर्ट कर रहे हैं या हमें उतना लेबर चाहिए नहीं, हम एक जो 10 लोगों का काम है वो हम एक से ही करवाना जानते हैं? ये हमारी साइंस यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि देखें जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती है, जिसके इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उस बच्चे को तो करनी है ना, हम इस वजह से ख़त्म तो नहीं करेंगे। ही हैज़ टू डू इट एंड ही शुड डू इट। तो गैप कहाँ पर है? छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, साथ रहें।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। आज हमने बहुत ही मुख्तलिफ मौजू जो है वो चुना है। हम यूजुअली शायद इसके बारे में शायद अभी तक बात नहीं की हमने स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग Skills के के, हवाले हाँ। से। तो सर गैप कहाँ पर है? बाहर तो इमिग्रेशन पीस पे हो रही है और बड़ी जल्दी हो रही है। दैट मीन्स लैक ऑफ स्किल लेबर है इंजीनियरिंग का अदर कंट्रीज़ में। काम तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये गैप कहाँ पर है? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, बैचलर्स की जो डिग्री होती है, दैट इज़ मोस्टली फॉर डिज़ाइन। अब यहाँ एज सच इफ़ यू आस्क मी, मुझे बड़े अच्छी तरह पता है कि बहुत कम डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं वो प्री फैब्रिकेटेड बाहर से बनी हुई आ रही होती हैं, इंपोर्ट हो रही होती हैं और यहाँ लग रही होती हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशंस देखना होता है, उसको देखना होता है मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इंजीनियर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिज़ाइन बहुत कम जगहों पे हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो आई कैन अश्योर यू कि जो इवन पंखे यहाँ लगे होते हैं ये पाकिस्तान में डिज़ाइन नहीं हुए होते। तो अगर इतना बड़ा गैप है कि हम लोग डिज़ाइन यहाँ नहीं कर रहे, तो इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। आस्क यू व्हाट इज ये, क्या ये बेतबारी क्यों है? हम अपने स्किल्ड पर क्या रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास वो मशीन्स नहीं है, या हमें अपने रिसोर्स पे एतबार नहीं है, हम बेस्ट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे? नहीं, ग्रेजुएट्स आर गुड। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अपने ऊपर एतबार नहीं है, हमें अपने ग्रेजुएट्स पे एतबार नहीं है। फिर ये होता है कि यहाँ पे आप बेस्ट प्रोडक्ट लाने के लिए एक बाकायदा पूरे उसमें से लूप में से गुजरे होते हैं डिज़ाइन के। और डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जिस तरह बाकी चीज़ों के डिज़ाइनर्स होते हैं, साल साल उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की हुई होती है और एंड में एक प्रोडक्ट आया हुआ होता है जो कि काफ़ी अरसे के डिज़ाइन के लूप में से गुजर के आया हुआ होता है और बड़ा फ़ाइन डिज़ाइन होता है जो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिलता है। तो हम पे लोग एतबार नहीं करते। दूसरा, हम खुद इनिशिएट नहीं करते, शुरू नहीं करते इस चीज़ को कि हमारे यहाँ ये चीज़ एक शुरू हुई। ये भी एक प्लानिंग का बहुत एक फुकदान है इसमें। और यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग की कोई भी चीज़ देखें, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर्स देख लें, मोटर्स देख लें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं और ना वो फ्लो बन पा रहा है कि यहाँ पे डिज़ाइन की जाएं चीज़ें, और ना वो हम वो इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे जो हमें लेना चाहिए। इसमें मेरा जो सवाल है थोड़ा सा मुख्तलिफ तो नहीं मैं कहूँगी, इसलिए है कि मेरे घर में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बड़ी वाली जो मेरी बहन है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मास्टर्स उन्होंने आगे प्रोजेक्ट घर में तो आपने ना समझाया, इधर आप अब कह रही हैं कि वो मुझे समझाना था ना, नहीं कह वही मैं कह रही हूँ ना, गलतियों से इंसान सीखता है। दो गलतियां कर दी, दो गलतियां कर दी। फिर जो मेरा भाई है उसने कहा जी मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। वो प्रोग्राम देखा गया तो पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ एक जो है वो यूनिवर्सिटी थी, उसका मेरिट इतना ज़्यादा हाई था, पागलों की तरह बच्चे वहाँ पे जा रहे थे, नहीं मिला एडमिशन। फिर ये हुआ कि जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मास्टर्स उसमें कर लेंगे ताकि वो ख्वाब भी पूरा हो जाए, और वो इस तरह करके कुछ करना पड़ा। जहाँ उसको जॉब मिली, बहन को तो बेचारी को कहीं जॉब ही नहीं मिली, हालांकि वो चौके वाली थी। और फिर उसके बाद जब उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया तब उसको जाके जॉब मिली। लेकिन जो भाई को जो जॉब मिली वो जी कहते थे कि आप जो है साइंटिस्ट हैं, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, आप अपने आप को जहाँ भी इंट्रोड्यूस कराया करें वो साइंटिस्ट कराया करें, क्योंकि आप लोग चीज़ें बना रहे हैं। और वो एक ईवी कंपनी थी जिनके साथ वो बाइक्स और चार्जर्स और गाड़ियों के चार्जर्स और इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन इतनी अंडरपेड कि पेट्रोल भी उसको जो है ना अपनी गाड़ी का मेरे फादर से लेके पूरा करना पड़ता था। तो क्या ये चीज़ भी है कि जब हम अपने बच्चों को उनकी एबिलिटी के लिहाज से पे नहीं करते तब वो कहते हैं कि छोड़ो यहाँ पे सब कुछ, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी डिग्री और हमारे स्किल को वैल्यू करेंगे और यहाँ पे हम चाहे जो मर्जी करते रहे, इन्होंने हमें अंडरपेड ही रखना है हमेशा। जी, जनरली आइडिया यही है। और अभी रिसेंटली जो हमारा एक मे डे जिसे हम कहते हैं, लेबर डे जिसे हम कहते हैं, उसका मकसद भी यही है। उसमें जो चीज़ कंसिडर की जाती है वो ये है कि जो आपकी वर्कफोर्स है, और लेबर डे से जो हमारे एक ज़हन में एक आइडिया आता है कि जी लेबर डे से मुराद मज़दूरों का दिन है। जी जी, मज़दूरों का दिन नहीं है ये, जनरली ऑल एम्प्लॉयड पीपल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। द डेफिनेशन ऑफ लेबर इज जो जनरल है वो द वन हु वर्क्स फॉर 8 hours कंटिन्यूअसली। एब्सोल्युटली, जाके पढ़ा तो इट इज 8 hours who works continuously is a labor. You are a labor then. I am not a labor. I am also a labor. I am working 24/7. You're right. And 24 women are a real strong labor asset. Forever. They are real strong asset. And
आवर कंट्री डजंट रियलाइज इट। और हम लोगों के जो नॉर्म्स हैं उसमें फीमेल्स जो काम करती हैं किरदार अदा कर तो रही जो हाँ किरदार उसमें अदा करती हैं वो एक ऐसा है जो कि हम उसको नाकाबिले इतना फरामोश है। नाकाबिले फरामोश है, उनको उतनी इज्जत भी नहीं देते हमें, विच इज़ नॉट Recognition भी नहीं रिकग्निशन भी नहीं देते, विच इज़ नॉट गुड। हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि फ़ीमेल्स जो हैं हमारी जितना एफ़र्ट करती हैं, सुबह जॉब करती हैं 8 आवर्स वाली, और उसके बाद फिर घर आके सारा घर देखती संभालना, इनको वैल्यू नहीं दी जाती वो सही, वाली, दुरुस्त। और इनको वो रिकग्निशन देना लेकिन चाहिए। वैल्यू तो जो लीमा ने पूछा उनको भी नहीं दी जाती, जो इंजीनियर्स इतने ज़्यादा पढ़कर आते हैं लेकिन अंडररेटेड है, अंडरपेड है। तो ये रीजनिंग वही बात वहीं जाके लगती है कि क्योंकि हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है और हमने सब इंपोर्ट ही कर लिया तो उनके लिए इतना काम ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स विल बी पेइंग देम अंडर लेस, सॉरी। वो भी है, यू आर राइट, बट जो अभी जैसा मैंने कहा ना लेबर का जो ये जो आपने अभी जिक्र किया कि हम मे डे वाली जो बात है वो 8 आवर्स वाली, दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली, कि जिस वक्त 1889 में जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त ये इशू यही था कि दे आस्क्ड फॉर एन 8 आवर्स वर्किंग डे, और उसके ऊपर जब बिल्कुल एब्सोल्युटली, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करेंगे। उस पर फिर डेथ्स हुई, जो प्रोसेशंस थे उसमें जो चीज़ें चली हैं और डेथ्स हुई, और वहाँ से फिर ये जो मे डे का स्टार्ट है वहीं से हुआ। तो उसी में जो चीज़ें हम देखते हैं कुछ वो लेबर की के लिए रेगुलेशंस, उनकी पेमेंट्स कितनी होनी चाहिए, पब्लिक में तो फिर you're under scrutiny, government is under scrutiny, but there are no regulations for the private sector. अब प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशन नहीं होंगी तो वो जो दिल करेगा वो पे करेंगे उनको, और उसमें ज़रूरत भी होती है यस कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एक जॉब के पीछे 20 लोग अगर लगे हुए लाइन में, तो जिस बंदे को जॉब करनी है उसका रिगार्ड तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है सच, उसकी इज्जत ही नहीं करता, क्योंकि पीछे 10 बंदे और लाइन में, 20 बंदे और लाइन में खड़ेंगे, इतने ज़्यादा तो लोग पड़े तो कोई भी कर लेगा। लेकिन स्कैसिटी तो यकीनन ऑफ द जॉब है, जो कि हम इस बात को मानते हैं। मैं तो कहता हूँ ये लेबर डे वाले दिन कोई एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए और 4 घंटे हो जाए, वहाँ से भी तो काम हुआ था ना, 4 घंटे कर दें इसको, या वर्क फ्रॉम होम कर दें। नॉट अ बैड आइडिया, इट वाज स्टार्टेड इन स्वीडन। उन्होंने कहा था एफिशिएंसी जो होती है इंसान की वो 4 आवर्स से ऊपर जाती है। 4 आवर, एंड दिस इज सो ट्रू। आपको पता है इन न्यूजीलैंड आपके वहाँ पर आप अगर काम वर्क फ्रॉम होम करना चाहे, डिपेंड्स ऑन यू। हर ऑफिस में आप घर से कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है, और जब आप आते हैं तो यू कैन स्टे फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, और फिर आप बाकी जाके घर जाके काम कर सकते हैं जितना आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज देखें, आप प्राइवेट देखें, आप पूरे अपने बस 9 घंटे आपने अपने 8 घंटे पूरे करने, आप बेशक फारिग बैठे हैं, लेकिन आपने उस सीट से इधर उधर नहीं होना, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने तो कहना है कि बंदा पूरा पैसे पूरे करके जाए यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट, अब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को स्किल की तरफ लेकर जाऊँगा। ठीक है, मान लिया कि इंजीनियर्स के लिए कम जॉब है, मान लिया कि इंजीनियरिंग का स्कोप अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वही कपलिंग की बात आ गई, वही इसको ज्वाइन किसी और डिग्री के साथ करने की बात आ गई। अगर इसको स्किल के साथ कर दिया जाए कपल टू एनी ऑफ द इंजीनियरिंग, चाहे वेदर इट इज़ मैकेनिकल, एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, जितनी भी है, इसको अगर स्किल के साथ कर दिया जाए तो क्या तब ये डिग्री बेनिफिशियल है हमारे आज के नौजवान के लिए? बहुत वैलिड क्वेश्चन, एंड आई अप्रिशिएट योर आस्किंग दिस, बिकॉज ये एक डिलेमा इस वक्त है, एक बहुत मसला पड़ा हुआ है लोगों को इस चीज़ का, पब्लिक को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी, वो स्किल्ड लेबर की है। नाउ व्हाट आई मीन बाय स्किल्ड लेबर इज़ नॉट समथिंग कि आपका एक मज़दूर उठेगा, उसको हम जो है वो सिखा देंगे वो कैसे उसने ड्रिलिंग करनी है। मजदूरी तो बेसिक चीज़ है, वो तो कोई भी इंसान को थोड़ा, लेकिन कैसे उसने ड्रिलिंग करनी है, कैसे उसने जो है वो शटरिंग करनी है, कैसे उसने टाइल्स लगानी है, ये चीज़ करने से सिर्फ स्किल्स नहीं होती, स्किल्स गो वेरी हाई अप। और इंटरनेशनली जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उसमें नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, इंग्लैंड में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है और जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। उसका बेस आपका स्टार्ट ऑफ हो जाता है, जिसे हम मिडिल कहते हैं, 8वीं से शुरू हो जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें साथ उनको वो स्किल्स सिखाना शुरू करते हैं। और स्किल्स से मुराद हाथ का काम बेसिक भी होता है, एंड देन गोज़ अप टू अ हायर लेवल ऑफ मेंटेनिंग, यानी आपके जो एसीज़ हैं उनको देखना, उनके फॉल्ट डायग्नोज करना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन के साथ साथ, कि उसके अंदर मसला क्या आ रहा है, मसले को निकालना, उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये उनका फ्रेमवर्क जो है वो लेवल 1 2 3 4 पे, अब जो है 3rd लेवल के ऊपर जाके 1 2 3 लेवल तक जाके आपके हाथ 6 मंथ्स का कोर्स होते हैं, 1 ईयर के कोर्स होते हैं, फिर
वहाँ पे वो हाथ का काम कुछ सीखते हैं, अबाउट 80% प्रैक्टिकल काम होता है, फिर उसके बाद बाकी थ्योरेटिकल होता है। फिर जैसे जैसे आप लेवल 4 पे जाते हैं, आपका काम प्रैक्टिकल जो है वो कम होता जाता है, थ्योरेटिकल बढ़ता जाता है। लेवल 5 इज़ डिफाइंड एज DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, इंजीनियर यहाँ पे जो डिफाइन होता है, विच इज़ समवेयर इन बिटवीन ए सिंपल लेबरर एंड एन इंजीनियर। अब आई हैव बीन टीचिंग इन नस्ट, आई हैव बीन टीचिंग इन कॉमसैट्स में भी पढ़ाता रहा हूँ, नस्ट में भी पढ़ाता रहा हूँ। उसमें इंजीनियरिंग जो होती है वो लेवल 6 से शुरू होती है, अगर एग्जांपल दी जाए तो, लेकिन है उसी तरफ से जा रहा है। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपका 40% जो है वो प्रैक्टिकल काम होता है, वहाँ भी करते हैं प्रैक्टिकल काम, वो करते हैं लेकिन कम करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, फिर मैथमेटिक्स बढ़ती चली जाती है। मुस्तफा साहब, बात तो एक बड़ी मज़े की आती है। अब बात ये आती है, क्या आपको लगता है करिकुलम को रिविजिट करने की ज़रूरत है? अब आप थ्योरेटिकल हाफ करें, हाफ उसको आप प्रैक्टिकल करें, उस प्रैक्टिकल को हम स्किल्ड करें। मैं सवाल वापस आके पूछता हूँ, हमेशा आप ब्रेक का कहा गया, थोड़ा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, ये बड़ा ज़रूरी मौजू है, इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो वो सवाल जो मैं पूछ रहा था, मैं चाह रहा हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर आधा आपसे था पूछूं, तो सर मुझे बताएं, क्या रिविजिट करने की सिलेबस को ज़रूरत है, जो निसाब है उसको बदलने की ज़रूरत है, आधा प्रैक्टिकल हो? क्योंकि देखें, ऑल टुगेदर एक डिग्री पूरी करा के फिर हम पेरेंट्स को कहें, एक तो जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में हम रह रहे हैं, कि आप दोबारा से पैसे भरें और अब आप उसको एक साल बच्चे का और वक्त ज़ाया करें, क्योंकि हम तो कहते हैं बच्चा ग्रेजुएट हो, पैरों पे खड़ा हो और अपनी ज़िंदगी जो शुरू करे, जिस तरह की हम कंट्री में रहते हैं। तो अब ऑल टुगेदर उन्हें कह रहे हैं कि ये 4 साल पूरे करो, 4 साल की डिग्री। एक तो ये बाहर मुल्क है जहाँ पे 4-4 साल की डिग्रीज करती हैं, 2 साल की भी नहीं है, इतना पैसा देकर लाखों रुपए दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं अब आप स्किल सीखो। तो क्या जरूरी नहीं है कि कॉलेज में ही वो उसको कपल कर दिया जाए, कॉलेज में ही उसको फ्लेवर उसका कर दिया जाए, ताकि आसानी हो या जाए? 8 सेमेस्टर हैं, किसी भी सेमेस्टर में डाल दें ये चीज़ें। इसके जो करिकुलम हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें सिर्फ इशू ये है, जो आपने जिस तरह बात की थी पहले, कि हमारे जो लोगों को है शऊर नहीं है इस चीज़ का कि हमने किस तरफ जाना है। वो एक परसेप्शन या जिससे हम लोगों का ख़्याल समझते हैं, वो यही होता है कि इसमें आप बैचलर्स डिग्री करेंगे तो फिर जाके आपको कहीं जॉब वगैरह मिलेगी। यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एजुकेशन, मैं जिससे मेरा ताल्लुक़ है टेफ्टा से, मेरा टेफ्टा पंजाब से ताल्लुक़ है, इसका मतलब टेफ्टा से बनता है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। अब ये करिकुलम सारे करिकुला अवेलेबल हैं, देर वहाँ पे जो है वो सारा पढ़ाया भी जा रहा है और सारा कुछ किया जा रहा है। और ये 12वीं क्लास के इक्विवेलेंट, यानी 12 जमातों के बाद वो बच्चा इस काबिल होता है कि वो खुद जॉब कर सके। इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री। तो इशू ये, लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। और यहाँ तक कि जो शॉर्ट कोर्सेज हम करवाते हैं, मैट्रिक के बाद 6 मंथ्स का कोर्स है, वो करते हैं 6 महीनों के कोर्स के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट जगहों के ऊपर जहाँ इंजीनियर्स को हायर किया जाता है उस काम के लिए। के साथ मैं दोबारा अपना सवाल करूंगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो स्किप हुआ है सवाल। सर, अगर यही गवर्नमेंट कॉलेजेस टेफ्टा के साथ MOU साइन करें, ये कॉलेजेस ही करवा दें, एक ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट दोबारा टाइम की भी पैसे की करना ज़रूरी है? नहीं, इसमें एक और चीज़ भी है ना, जो बच्चे ये करते हैं, मतलब वो ये टेक्निकल एजुकेशन लेके आते हैं, उनको हम कहते हैं अच्छा ये तो बठिंडा लाइन इंजीनियर है, उनको हम वो इज्जत देना भी पसंद नहीं करते जो एक माशरे में किसी भी स्किल्ड इंसान की होनी चाहिए। हम उनको ऐसे डिग्रेड करके वो बताते बठिंडा लाइन इंजीनियरिंग की भी है, ताकि उसको डिग्रेड फील हो कि मैंने जो किया है वो कोई काम करने वाला था नहीं। I wanted to hold your thought here. मैं एज अ गवर्नमेंट प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टेफ्टा के मेंबर से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग का MOU गवर्नमेंट कॉलेज के साथ होकर ये एक ही टाइम की इन्वेस्टमेंट, टाइम और एनर्जी की और उसकी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंसिस की, ताकि वो एक ही बार खत्म हो जाए बात? इट्स अ रेवोल्यूशन, यू आर आस्किंग फॉर अ रेवोल्यूशन एंड ज़रूर होना चाहिए। ये इस पे काम किया जा सकता है। कौन करेगा वैसे? और जनरली मुझे नहीं, ताकि अब हम आवाज़ वहाँ उठाएं। हायर अथॉरिटीज़ और दे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रियलिस्टिकली, और इसमें मुझे क्योंकि 7 साल हो गए हैं इसके अंदर, एंड आई हैव द सेम आइडिया, मेरे जहन में उसी तरह की चीज़ें हैं। इसमें जो बॉडीज़ कर सकती हैं काम, वो टेफ्टा भी है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन खुद है।
और इन दोनों इदारों को मिल बैठ के अब ये सोचना चाहिए कि ये जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस तरफ हम जाएं, और इंडस्ट्री इनपुट लेके, एक चीज़ होती है स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को बीच में मिलाते हुए ये यूनिवर्सिटीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू टेक्निकल कॉलेजेस। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, it is engineering and technology. What is wrong with it? There is absolutely no hindrance, कोई मसला नहीं है कि इन दोनों को इकट्ठा किया जाए। ये ज़रूर जहन में रखें कि जो वोकेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, इन मेरे पास जिस तरह कॉलेज है जिसमें मैं प्रिंसिपल हूँ, इसमें जो इक्विपमेंट और मशीनरी जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं वो फार मोर एडवांस्ड है दैन इन एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब ये चीज़ अगर आप जहन में रखें तो उनको कुछ बेसिक मशीनरी और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उस गैप को फिल किया जाए। और जहाँ पे बिला वजह यूनिवर्सिटीज़ का एक मशरूम ग्रोथ हुआ हुआ है, अब आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि 40 जो हैं वो तकरीबन डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ पिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला और वाह में मिला के हैं। जी 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 30 से 40 के दरमियान कहीं हैं, जबकि कॉलेजेस जिस तरह के, जिस टेफ्टा के कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ 2 हैं। अब आप इस फ़र्क को देखें, और ये भी वही बात है जो आपने कहा कि वो अच्छी चीज़ जिसे हम कहते हैं माशरा जो है इस चीज़ को समझता नहीं है, वो डिग्रेड करता है उन लोगों को जो ये करते हैं। उनको डिग्रेड करने की बजाय उनको प्रमोट करना चाहिए, ट्रू। क्योंकि वो एक्चुअली आपका जो मेन आपकी वर्कफोर्स जिसे हम कहते हैं, जो मेन लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं। मेरा इंडस्ट्री के साथ बेइंतहा हर वक्त ताल्लुक़ रखता है। मेरे पास नया टेल आता है, मेरे पास जो है वो हैवल मोटर्स आते हैं, मेरे पास होंडा आता है, मेरे पास हर उन लोगों को इदारे पसंद में करते हैं जिनके पास स्किल एजुकेशन है ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंजीनियर। अच्छा, They don't want जो आपने engineers. बात की बहुत टर्जरी मुझे लगता है, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर इंजीनियर के लिए उसको वैल्यू मिलना, उसे डिग्रेड करना, ये मुझे लगता है उसके लिए, मैंने जितने इंजीनियर्स को जानता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम उनको वो वैल्यू ऑन पेपर भी नहीं दे रहे, वी नॉट गिविंग देम ऑन वैल्यू ऑन द पेपर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस हाजिर होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा करेंगे। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। जी वेलकम बैक टू द शो। मेरे 2 सवाल हैं, दोनों लेकिन पोल्स अपार्ट हैं, तो एक एक करके मैं पूछूंगी। पहला सवाल जो है वो मेरा ये है कि जितने भी ये टेक्निकल हम लोगों के बारे में बात करते हैं, या जितना भी हम इनको टोलने की कोशिश करते हैं, हमें पता लगता है कि जितनी भी इंजीनियरिंग्स मौजूद हैं उनमें सबसे कामयाब जो इंजीनियरिंग्स हैं वो या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं वो हमारे जैसे माशरे में, पाकिस्तान के मुल्क में ये कामयाब इंजीनियरिंग है। सॉरी, जस्ट पन इंटेंडेड, आपके सवाल में पन इंटेंडेड, मैं जोक मानना चाह रहा हूँ। सिविल तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है, जिस तरह की हमारी हुकूमतें हैं ना, सिविल कर ले तो आपकी बस आप समझ जाए, वैजा हो जाएगी आप बारे में आ रहे हैं हाँ, तो और आपके सॉरी सिविल के साथ कपल्ड विद नॉट एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजर, कपल्ड विद गुड सिफारिशें एंड लिंक्स, अगर आपके पास है, आपका वावा हो जाएगा। लेकिन सिविल जो है वो कामयाब है और स्ट्रक्चर भी कामयाब इंजीनियरिंग है। क्या हमें जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, जो मतलब अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो कम बेश उनके माँ बाप के दिमाग में ये होगा कि 4 साल में 10 लाख रुपए का खर्चा इस बच्चे के ऊपर होना ही होना है। तो क्या हमें उनको वहाँ पे गाइडेंस देनी चाहिए कि आप बच्चे इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में जाने की बजाय आप इन दोनों में चले जाओ, आपका अच्छा आगे जाके होगा। वो आपके पास आ तो गया, इसका मतलब एडमिशन ले लेगा। तो क्या हमें वहाँ पे उनको ये गाइडेंस देनी चाहिए या नहीं? हमें अपने फील्ड को बेहतर करना चाहिए ताकि बच्चा जिस भी इंजीनियरिंग में से निकले वो अच्छी जॉब उसको मिल जाए। पैसे कैसे कमाएंगे? देखिए, ये भी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। यहाँ पे करियर काउंसलिंग का जो एक आइडिया है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता जी। करियर काउंसलिंग में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो उस शोबे में, जिस शोबे में जाना चाह रहा है कोई इंजीनियरिंग के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए, बिकॉज मैंने अभी आपसे जितनी डिस्कशन की उसके अंदर ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब इंजीनियरिंग अलग हो गई है, टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अलग हो गया। तो इसमें ये लोगों के लिए करियर काउंसलिंग कौन करेगा, किस लेवल पे करेगा, किस जगह पे करेगा, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। सवाल भी
और बहुत बड़ा सवालिया बहुत निशान। बड़ा सवालिया निशान भी है। बहुत बड़ा। अब आपने मुझे बहुत दफ़ा यही क्वेश्चन किया और बार बार वही चीज़ बार बार आ रही है कि इनको गाइड कौन करेगा, वो गाइडेंस देने वाला कहाँ से आएगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ये गाइडेंस देने वाले हमें बहुत ज़रूरी है, चाहिए। उसमें ये सिर्फ नहीं होता कि इंजीनियरिंग की किस जगह पे डिमांड है, उसमें ये भी होता है कि बच्चे का अपना शौक़ किस साइड पे, उसका एप्टीट्यूड किस साइड पे, उसको समझना, उस शौक़ को समझना। कुछ बच्चे हैं जो कि मैथमेटिकली दे वेरी स्ट्रांग और वो बड़ा शौक़ रखते हैं कि सिविल में जाएं। कुछ का जो है वो उस तरफ झुकाव नहीं होता, उनका एरोनॉटिकल की तरफ होता है। दे लाइक रॉकेट साइंस उनको पसंद है। दुरुस्त। तो वो एक पैशन होता है अपने बंदे का। तो यू हैव टू, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने उसका पैशन भी देखना होता है, उसका देखना होता है कि उसके अपने अंदर उसकी एबिलिटीज़। अगर मैं अव्वल सिरा दोबारा पकड़ूं, वो ये था कि हम बात करते हैं स्किल की। हलीमा ने आपसे पूछा था कि जी वो अगर उसके साथ कपल हो जाए तो विल बी फाइन और नॉट, लेकिन मैं अब आपसे इस सवाल में थोड़ी सी एक चीज़ माइनस करके पूछूंगा। मुझे बताएं, अगर एजुकेशन ना हो, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दिमागी तौर पे बहुत तेज़ है लेकिन तौफीक नहीं थी, पढ़ नहीं सके, क्या खाली स्किल इटसेल्फ काफ़ी है? आपने इंडस्ट्री में भी काम किया है, क्या एक बच्चे को सारा कैमरा सारा पता है, उसे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पता है थ्रू उसके जो वोकेशनल कोर्सेज जो आपने टेफ्टा में कराते हैं वो कर लिए, क्या वो काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी भी है, लेकिन इसमें फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, फॉर्मल लर्निंग इस बात की जो उस फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो आपके एरिया में उसको कैमरा हैंडल करना आना हो या एडिटिंग करनी हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए ज़ाहिर है उसने कुछ तो फील्ड में सीखा है, बेशक सीखा है, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से उसको कंप्लीट चीज़ सीखना वो बड़ा ज़रूरी है। अब उसके लिए 6 मंथ्स के कोर्सेज भी होते हैं, 1 ईयर के कोर्सेज भी होते हैं, डिमांड ड्रिवन कोर्सेज भी होते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड ड्रिवन कोर्सेज भी होते हैं। तो ये एक उसके अंदर एक लेके आना, जैसे कहते हैं ट्रेंड लेके आना इस बात का कि बच्चा भी और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी है वो उठ के आके कोर्स करे, कोर्स के बाद सर्टिफिकेशन ले, और सर्टिफिकेशन नॉट ओनली इज ही लाइसेंस्ड फॉर जॉब्स इन डिफरेंट एरियाज। लाइसेंसिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको दोबारा टच करना भी, इस पर डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लाइसेंसिंग भी ऐसा सच नहीं हुई भी कि हर बंदा आके कोई उठ के आके कर सकता है काम। बिल्कुल। ये उस्ताद शागिर्द वाला जो है एक नेटवर्क, वो नेटवर्क नहीं कहना चाहिए, ये तो होल टॉपिक है, ये इट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें ये है कि फॉर्मल एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं होता, अगर उसको 15 आउट ऑफ 20 चीज़ें आती हैं तो यू कैन लर्न द रेस्ट 5 ऑफ दोज एज वेल। तो 20 आउट ऑफ 20 सीख जाएगा वो। साथ उसके पास किसी भी नई सिचुएशन के लिए उसको पता होएगा कि अगर कोई नया कैमरा आ गया उसको कैसे डील करना है, जैसे हमने फोटोग्राफी की बात की। तो उसमें जो ऑलरेडी करिकुलम्स बने होते हैं, ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। एक सवाल यहाँ पे उठता है, तकरीबन 14 लाख का सवाल। वापस आते हैं कि मत जाइएगा, आप हमारे साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर। थोड़ा सा सैड मैट सा माहौल कर दिया, तो सैड माहौल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना उम्मीदी। तो आई डोंट लाइक क्या बोला है मैंने, आई हेट मायूसी और उदासी। आपने वही किए जो आपके साथ रात को होता है। अच्छा, मैं रात को बता रहा था कि मैं तो लेट कर जाता हूँ, तो फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल ताकत है। फ़ोन ऐसे यूज़ कर रहा होता हूँ, जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ तो मेरे अंदर ताकत नहीं होती और मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं और ढस मेरे मुंह पे मोबाइल लगता है और मैं लिटरली मैं उस मोबाइल को ये नहीं कहता मुझे लग गई है, मैं वहीं बेहोश जाता हूँ। मेरे के पास इसको ना उठाऊंगा, ये साइड पे पड़ा रहेगा और मैं वहीं सो जाता हूँ। मेरे सोने की 3 दिन से ये रूटीन है। आपके पास आऊँगा 14 लाख का सवाल। 14 लाख की एक डिग्री है, ठीक है। 14 लाख की डिग्री के बाद भी उसे जब जॉब मिलती है, ज़्यादा खींच ले इंजीनियर को 80,000 की मिल जाएगी, खींच ले लाख की मिल जाएगी। तो बहुत खींच मैंने ज़्यादा कर दिया ना, चलो आपके पास होगी। हाँ। अगर 80,000 की जॉब मुझे मिल गई, आपने एक और वोकेशनल ट्रेनिंग कर ली, कम से कम लाख लग जाएगा, कम से कम। मतलब नहीं, मैंने अंदाजा लगाया, आई गेस लेस देन दैट। अच्छा चले, मैं कहता हूँ 50, 60, 70 हज़ार और लग गया। हाँ। तो मैंने ये 60, 70 हज़ार लगा करी, अगर मैंने थोड़ा सा 6 महीने और अम्मी अबू को इंतजार कराना है कि मेरे पैरों पे खड़े होने के लिए आप इंतजार करें, मुझे दोबारा 80,000 की नौकरी मिलनी है, उसके लिए भी मैंने सिफारिश ही करानी है अब्बू के दोस्त से या अंकल शफीक के बेटे से। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है वोकेशनल ट्रेनिंग करने की? जाऊँगा, धक्का पड़ेगा, कैमरा सीख लूँगा।
मक्केश मशीन चला लूँगा। मैं सख्त सवाल किया, मुझे पता है मैंने। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सख्त सवाल ही चाहिए इस टॉपिक को हैंडल करने के लिए, और सख्त डिसीजंस चाहिए इन चीज़ों को देखने के लिए। ये नेशन बिल्डिंग की बात है, और इसमें नेशन बिल्डिंग करते वक्त इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों के जवाब भी दिए जाएं और इन चीज़ों को एड्रेस भी किया जाए। जब आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं, इंजीनियरिंग कर ली है, तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप वापस वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आप आएँ। आप यू कैन गो इन फॉर अ हायर डिग्री, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको एड्रेस करना अगेन मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ पहले होनी चाहिए। और मैं इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको कि टेक्निकल एजुकेशन कोई अलग नहीं है। सर मैंने पहले आपको बताया, वोकेशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक लाइन उसी के अंदर आती है। तो जो हम जिनको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, दे आर फिट फॉर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। तो उनको बजाय इसके कि पहले तो ये है कि एक तो चलें, वो कर ली उन्होंने, तो अब क्या करें। अब भी अगर आप आ जाएँ तो इट डजंट कॉस्ट मोर देन 50,000 रुपीज़ की अगर आप दोबारा करना चाहें। मगर इस तरफ ट्रेंड नहीं होता। वो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर नॉर्मली लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो चीज़ देखने वाली है, उनको वहीं से आपने सही लाइन देनी है कि यू डोंट नीड टू गो टू इंजीनियरिंग डायरेक्टली। आपने इंजीनियरिंग करनी है, उसको पैशन रखें अपने पास, ठीक है, लेकिन आप जाएं टेक्निकल के थ्रू, टेक्निकल वोकेशनल स्ट्रीम के थ्रू जाएं, एंड देन यू डू योर इंजीनियरिंग। बेहतरीन। So ताकि that you have आपको both पहले of से the बहुत work. सारी चीजें हाँ पता जी, हो। आपकी बेसिक्स अच्छा, हो। मैंने जो Basics हो, सवाल और पूछना था ना, वो ये है कि हम लोग हमेशा जब भी कोई बात करते हैं ना, तो हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, वो हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि फ़लाँ ने हमें ये करके नहीं दिया, गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी, उसने हमें ये बना के नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं, हम उन्हें रेप्लिकेट क्यों नहीं कर लेते। चाइना को हम देख लें, जापान को हम देख लें, पूरी दुनिया में तहलका उन्होंने मचाया हुआ है। हर चीज़ वो अपनी जगह पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम वो गाड़ी जो वहाँ 5 लाख की मिल रही है, वो हम यहाँ 50 लाख की ख़रीद रहे हैं। वो भी वो 4 साल यूज़ करते हैं, फिर वो कहते हैं भिखारियों अब ये ख़रीदो हमसे, और फिर हम वो ख़रीदते हैं और फिर हम उसके इतने पैसे देते हैं। मेरे पास जो गाड़ी है जापानीज़ मेड है, और वो गाड़ी और वो ही मॉडल पाकिस्तानी गाड़ी जो है, उसमें ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है उसके फ़ीचर्स में। अगर उन्होंने बना लिया है, आप वो रेप्लिकेट ही कर लें। यहाँ पे आप वही चीज़ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लगाती, अपने बच्चों को लें, उनको कहें जी ये गाड़ी है, इस पर आप वर्क करें और इसी तरह की एक गाड़ी हमें बना के दिखा दें, हम लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में आधी कीमत पे। क्यों नहीं लोग खरीदेंगे? लोग तो खरीदना चाहेंगे अच्छी चीज़। -1 word, I love your question. मुझे ये Not भिखारी, I'm not भिखारी। मुझे ये बताएं कि हमारी, चले हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो पता है कि ये पोटेंशियल हमारे बच्चों में मौजूद है, वो क्यों नहीं इस तरफ आपको पैसा पता है मैंने लगाते? -1 word क्यों कहा? क्यों? क्योंकि उस भिखारियों की जगह बेवकूफ़ो आता है कि बेवकूफ़ो अब ये दोबारा खरीदो। हाँ, क्योंकि ये खरीदो। लिटरली वो 4 साल वो गाड़ी इस्तेमाल This is करते हैं, such a फिर good question एक्सीडेंटल that गाड़ी वो हमें देते हैं, फिर हम production can उसको। happen here। क्या मसला हमारे साथ? रीज़न क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज इस तरफ क्यों नहीं आती? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये मेरे ख्याल में हर अक्लमंद आदमी के जहन में ये सवाल होता है कि ये व्हाई इज़ इट सो। देखें, हमारे पास अभी भी मैं अगर आपको कहूँ तो सोच हमारी, प्लानिंग हमारी ठीक नहीं है। चाइना की बात किया आपने, नकल की बात किया आपने, सारी चीज़ें यहाँ वो चीज़ें हो रही हैं। अगर आप गाड़ी के अलावा देखें तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ डिज़ाइंस बाहर से आ रहे हैं और वही नकल करके किए जा रहे हैं। यहाँ पे बेस नहीं बन रही डिज़ाइन की, यहाँ पे खुद इंडस्ट्री को डेवलप करने की बेस नहीं बन रही। उसमें ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो कि थॉट प्रोसेस के साथ, प्लानिंग के साथ की जाती है। कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास JF-17 थंडर है जो कि इस वक्त पाकिस्तान जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजरे थे। उन्होंने डिसीजन लिया एक पॉइंट पे कि हमें अपना जहाज़ चाहिए। जी। तो इसको स्टार्ट ऑफ किए हुए इस प्रोजेक्ट को 20-25 साल गुजर गए। तो अब वो इट्स फाइनली इज़ वन ऑफ द वेल नोन एयरक्राफ्ट्स और आपके पास इस वक्त वो मौजूद है। तो ये चीज़ें उसी तरह की एक एफर्ट हर सेक्टर में होनी चाहिए। वो उन्होंने एयरफोर्स ने वेल प्लान तरीके से उन्होंने इसको अडैप्ट किया, प्लान की। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर आखिर में एक सवाल जो है वो मेरे गर्दिश कर रहा है दिमाग में। अब सवाल नहीं है, मशवरा है। मशवरा क्या होगा? थोड़ा सा ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक छोटा सा मशवरा मैं सर से लेना। सर मुझे एक बात बताएं, मेरा बेज़हन में गर्दिश करता सवाल, अब छोटा सा बच्चा हूँ मैं तो सवाल तो करूँगा, उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है वरना कोई मैच्योर सवाल मैं आपसे करता। मैंने एक सवाल बड़ा आपसे ऐसा करना है कि मुझे मशवरा करना है। सर मुझे बताएं, क्या बेहतर नहीं है काउंसिल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जो काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, HEC, ये इनको और स्ट्रेंथन किया जाए, या हमें बांटने बटाने में लगाना चाहिए कि एक काम करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं ख़ास चीज़ों पे, हम वो करते, वी शुड लेट्स गिव स्टूडेंट्स व्हाट दे ऑलरेडी हैव। हम बच्चों को वो देते हैं जो उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम उनको वो देते हैं क्योंकि, तो क्या काउंसिल्स को स्ट्रेंथन करना, हायर एजुकेशन करना ज़्यादा बेहतर? पहले तो आपने ये बात की कि मैं एक, आपने कहा कि छोटा सवाल करना चाहता हूँ, विच मे नॉट बी, कोई सवाल ना अहम नहीं होता। और एज बीइंग अ टीचर मैंने, एंड बीइंग इन द इंडस्ट्री, कोई भी सवाल अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। इट हैज़ इट्स ओन वेट। और बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये प्लानिंग का जो फेज़ है, ये इंजीनियरिंग काउंसिल इस वक्त जो है वो देख रही है ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। इसके अंदर चेंजेस लेके आना, और इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी चेंजेस लेके आते हैं पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम सेट क्या डेवलप क्या हो रहा है, मसला कहाँ डेवलप हो रहा है। अब मसला डेफिनेटली यहाँ पे वो डेवलप हुआ है कि कहीं पे किसी ने डिसीजन ये ले लिया कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत होनी चाहिए। आई नो हु डिड दैट, बट यहाँ पे मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। तो अगर कोई भी काउंसिल किसी भी चीज़ को आप, ठीक है, आप इनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, उन्हें उनसे डिस्कस करें कि वाई दिस इज़ सो, कि इस वक्त एक बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करके निकलता है और वो फारिग बैठा हुआ है, तो व्हाट इज़ द काउंसिल डूइंग अबाउट इट, वो उसमें उनका रोल क्या है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद एनी मेथड, जो भी आप चाहें। उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ उनकी प्लानिंग मेथडोलॉजी में मसला था, क्या था, उसको ठीक करें। एक तो ठीक करने वाला जो अमल है ना किसी भी इदारे को, वो इतना आसान नहीं है। और फिर उसको और इदारे आते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग काउंसिल को नहीं मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, दूसरे इदारे भी आते हैं। फिर एक कहीं से एक बहुत बड़ी, लोगों को मैं कहूँगा बड़ा सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वही उतरती है अनफॉर्चुनेटली। और वो इन सारी काउंसिल्स के अंदर जो अच्छे डिसीजंस भी हो रहे होते हैं उसको मलियामेट करके जो है वो एक डिसीजन ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ जिसकी करनी है मैं ज़रूर करूँगा। मुझे अभी तक किसी को एक्रेडिटेशन काउंसिल्स, मुझे जिन पर जो लग रहा है बड़ा थरली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम करें, दैट इज़ इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन काउंसिल्स। मतलब वो ऑडिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, वेरी गुड, और बड़ा स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है, मतलब कोई आम ऑडिट नहीं होता। जो ऑडिट्स है ना, मैं उनसे बड़ा खुश हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है, एंड आई वांट के अब गवर्नमेंट शुड टेक एन एग्रेसिव स्टेप, नॉर्मल स्टेप की, अब वो नॉर्मल स्टेप्स की नहीं, एग्रेसिव स्टेप टू स्ट्रेंथन दीज काउंसिल्स, ताकि जो मैनेजमेंट्स हैं, जो ऑपरेशनल चीज़ों में लोग हैं, जो इंजीनियरिंग के लोग हैं, मेडिकल असाइड, मेडिकल की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हैं, एग्रीड, अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करें, लेकिन अब इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ पे हम बिल्कुल प्लाटू हुए हुए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू टेक द क्वेश्चंस, बिकॉज जब भी इंजीनियरिंग की बात आती है तो एक सिर्फ जॉब सीकिंग जो टेम्परामेंट है ना, वो बच्चों का इतना ख़त्म हो जाता है कि वो 4 साल की डिग्री करते हैं एंड देन दे खज्जल ख्वार एवरीवेयर, दे डोंट गेट द जॉब। अच्छा, तो वो बड़ा ज़रूरी है। एक तो जो मैंने पहले सवाल पूछा था उसका में आप कुछ इनपुट देना चाह रहे थे। दूसरा मैं एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि अगर आपसे कोई मशवरा करे, आपके फैमिली मेम्बर, कि जी मैंने अब ये कर लिया, अब ये हो तो पीछे तो नहीं मैं जा सकता, मैंने अब ये इंजीनियरिंग कर ली है, तो पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मैं अच्छी जॉब हासिल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई मशवरा करने के लिए आए कि आप मेरी काउंसलिंग करें कि मैं किस किस इदारे में अप्लाई करूँ, किस किस तरह से अप्लाई करूँ, तो आप उस बच्चे को क्या मशवरा देंगे? देखें, उसमें एक तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, जब आपने कहा कि बाहर से गाड़ियाँ जो हैं वो, अब उसमें क्या चीज़ है जो कि आप समझती हैं, किसी दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे तो क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है कि पाकिस्तानी जो मेड गाड़ियाँ हैं, अगर उसको हम जापानी गाड़ियों से करें तो एक तो टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत आगे है। जैसे मेरी गाड़ी एक छोटी सी गाड़ी है और उसके अंदर हीटिंग सीट्स की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि यहाँ पे आप आजकल पाकिस्तानी मेड बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि वो वही ब्रांड, अगर वही साइज़ अगर पाकिस्तानी आप गाड़ी का लें तो वो क्वालिटी उसकी बहुत हल्की होती है, तो आपको होता है कि भाई मैं फिर ये क्यों खरीदूँ। ये जो सवाल है, अगेन एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछी है, ये है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर। जी बिल्कुल। अब अगर जब तक आप क्वालिटी एश्योर नहीं करेंगे
इट वॉन्ट कोई भी चीज़ जो है आप कंपेरेटिव नहीं बना सकते। अब ये नहीं कर सकते कि यहाँ पाकिस्तान भी बनी हुई गाड़ियाँ जो हैं बाहर एक्सपोर्ट हो सके, या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि यहाँ बन रही हो वो बाहर एक्सपोर्ट हो सके, जब तक क्वालिटी एश्योरेंस नहीं बिल्कुल ली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्वालिटी के लिए आपको देर आर अगेन क्वाइट अ फ्यू काउंसिल्स एंड क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि करती हैं, लेकिन कोई ख़ास जिसे कहते हैं आउटपुट नहीं आ रहा इसकी तरफ। मैं कहूँगा डिसीजन मेकर्स का इस तरफ नहीं है। अब मैं वही बात करूँगा, डिसीजन मेकर्स कहाँ से आते हैं? डिसीजन मेकर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये डिसीजन मेकर्स जो हैं उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर, इन Quality को सतूनों के ensure ऊपर करना है। जी, देना है। बिल्कुल। इसमें बिल्कुल। इंजीनियरिंग काउंसिल भी है, फिर आपने नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, दैट इज़ अ सब्सिडरी, मे बी अ सब्सिडरी, बट इट इज़ वो Comes है under the umbrella. जो कम्स अंडर दैट अम्ब्रेला, और वो टेक्नोलॉजिस्ट को देखती है। अच्छा, मुझे सबसे पहले कि कि वक्त खत्म हो जाए, मैं एक सवाल अपने लिए पूछना चाहता हूँ और पता नहीं आवाम के लिए भी पूछना चाहता हूँ। अपने लिए होता है ताकि सब आवाम भी सुन सके। क्या इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे लिए ज़रूरी है? अगर मैं ये टेफ्टा से वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहूँ, अगर मैं करना चाहूँ, मैं स्किल कोई सीखना चाहता हूँ, तो नहीं मैं सिर्फ वो अगर स्किल सीखूँ सिर्फ वो शौक तक हद तक रहेगा, ये नहीं मैं उसको आगे परसू भी कर सकता हूँ अगर मैं सीखना चाहूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हमारा जो इनपुट लेवल है जिसे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन कहते हैं, दैट इज़ मैट्रिक, और मैट्रिक के बाद से बच्चे हमारे पास किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आके कर सकते हैं, उसमें जो टेक्निकल चीज़ें सीख सकते और हैं। वो बट उसको आई परसू भी बिलीव कर सकते हैं आगे। बिल्कुल उससे उससे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के मुझे कल निकाल देते हैं, मुझे कहती है खुदा हाफिज भी, अब बहुत आपको देख लिया, बहुत चेहरा देख लिया आपका, तो मैं तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आऊँगा, कुछ सीखूंगा ताकि कुछ आगे कर सकूँ, मोटर बना लूँगा। देखें, ये हुनर का काम जो है एवरीबडी शुड नो एटलीस्ट वन ट्रेड। Yes. और जो आपका सवाल था कि बच्चों का जिन्होंने नहीं की या इंजीनियरिंग कर ली तो वो आगे क्या करें, रास्ते सबके लिए खुले हैं जो कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए। आप स्पेसिफिकली अगर वो बिजनेस माइंडेड हैं उस तरफ जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएं, जॉब्स आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, हर मुश्किल जगह है, अवेलेबल लेकिन होती मिल है। जाएगी। एफर्ट करें, टाइम लगाएं उसके ऊपर, और जो भी मिलता है, चाहे इंटर्नशिप मिलती है, चाहे फ्री मिलती है, स्टार्ट ऑफ विद दैट। आगे जाके आपको उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बेहतर जॉब्स भी मिलेंगी बेहतर और job आपको साथ साथ उसकी ये बात वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। 100 आने ठीक है कि हाँ स्ट्रगल करनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस कोई आए और कहे दरवाज़ा खटखटाए और मैं दरवाज़ा खोलूँ, कहें आप हैं इंजीनियर जिसको हम ढूंढ रहे थे, आ जाइए, कंपनी आपके लिए खुली हुई है। इट डजंट हैपन लाइक No, it दिस। doesn't. एक सीवी देने से भी आप बाहर मुल्क भी जाते हैं, आप पहली सीवी पे नहीं आपको बुला लिया जाता। यू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। आप और जॉब्स करते हैं, अचानक वन गुड डे यू गेट कॉल और फिर आपका वो हो जाता है। आपसे इस बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन हमें शायद बहुत ज़रूरत है, जो इस पूरे का जिस्ट है वो ये कि आपको शौक है, फेयर इनफ, पर आप उसका एक्सपोजर भी लें, आप करियर गाइडेंस लें। ज़रूरी नहीं है ऐसे सेंटर्स ढूंढें, आपको ऐसे फैकल्टीज़ मिल जाएंगी, आपको विद इन अपने कॉलेजेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। HODs होंगे आपके, आप उनसे मिले, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, स्टेप इन, मिले उनसे 5 मिनट लें, उनसे पूछें यार मैं ये करना चाहता हूँ, आगे क्या क्या किस तरह मैं इसको वाइड कर सकता हूँ। आप 8वें सेमेस्टर में आप तब अपने HODs से मिले, तब आप काउंसिल से मिले, तब आप इंटर्नशिप शुरू करें, लेकिन इंडस्ट्री से मिलें, इंडस्ट्री में जाएं, इंडस्ट्री में जाए। आप जॉब्स देखें क्या किस चीज़ की रही हैं। आप जॉब सर्च ऐसे शुरू करें, आपने जैसा कहा, आप अगर स्टार्ट ऑफ करना चाह रहे हैं एनी फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपको काउंसलिंग नहीं मिल रही, आप अखबार खोल के देखें कि कितने, या जॉब्स देखें, जॉब साइट्स के ऊपर जाके देखें कि जॉब्स कहाँ आ रही हैं। और एक और किस इंडस्ट्री की चीज़ की रिक्वायरमेंट है? अगर हम पूरी कर लेना Exactly. HEC की, वो ये कि हमने जिस तरह HEC की रिक्वायरमेंट है कितनी परसेंटेज इंडस्ट्री के टीचर्स लेना है, आप बिलीव करें बहुत से स्टूडेंट का मसला हल हो जाएगा। दे विल नो द इंडस्ट्रीज एक्सपोजर, वो मिलेंगे, उनको शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां से वो क्रैक कर जाए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे बात करके बहुत Thank you अच्छा so लगा, much जी for बड़ी coming. इंसाइट आपने आज हमें दी, बहुत सारी चीजें मैंने आज My आपसे pleasure. सीखी हैं। तो अब मैं कहीं बैठूंगा तो इंजीनियरिंग के हवाले से जो है बात कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़े आपने शॉर्ट हमारे नोटिस लिए पे वक्त आप निकाला। अपने Thank you वक्त जी, निकाला thank you so है। much. इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, इसी तरह हम आपको सीखते सिखाते रहेंगे, आप हमें सिखाएंगे, हम आपसे सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आपका दिन बड़ा बेहतरीन गुजरे। अल्लाह हाफिज़, हमारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।